नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जानेंगे अपने देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं और इसके अंदर जितनी भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत रत्न है क्या, किस लिए और किनको दिया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत रत्न एक तांबे के बने पीपल के पत्ते जैसा मेडल होता है जिसकी लंबाई लगभग 59 mm होती है और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 48 mm होती है। मोटाई भी इसकी 3 mm के बराबर होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है इसका, ये सामने का भाग है जो दिखाई देता है सामने से, और ये ठीक उसके पीछे का भाग है। ठीक है, तो इसके सामने की तरफ जो प्लेटिनम से सूरज का चित्र बना होता है और पूरे रत्न के किनारे को प्लेटिनम से ही बनाया जाता है, यानी ये जो किनारा है इसको भी प्लेटिनम से ही बनाया जाता है। और पीछे वाले भाग पर ठीक हमारे अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। तो ये रही इसके आकार की बात कि ये कैसा दिखता है, किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, अब इस सम्मान से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मतलब इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति की एक अपनी ही अलग गरिमा होती है। ठीक है, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसका मतलब है कि 1954 से इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि किन किन सेवाओं में दिया जाता है, और वो सेवा राष्ट्रीय होती है। तो इन सेवाओं में हम देखेंगे व्यक्ति विशेष कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, और अगर खेल में अपना उत्कृष्ट योगदान देता है तो उसके लिए यह सम्मान उनको दिया जाता है। बात करते हैं कि जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, मतलब 1954 में, तो किन व्यक्तियों को प्रथम वर्ष में ही यह पुरस्कार दिया गया था। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, श्री राजगोपालाचारी जी का और श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का। मतलब इन तीनों व्यक्तियों को पहले ही वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मगर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वर्ष 2024 की, मतलब अभी की, तो इस साल भारत सरकार ने एक ही साल में 5 हस्तियों को यह सम्मान देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही हमारे देश में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई है 53। मतलब इससे पहले कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। चलिए, इससे जुड़ी हुई एक और बात हम लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 18A के अनुसार इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे यह उल्लेखित नहीं किया जाता कि इनको भारत रत्न मिला है। मतलब किसी तरह का किसी भी नाम के साथ एक सिंबल नहीं जोड़ा जाता कि यह भारत रत्न प्राप्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष को मिलता कैसे है। तो इसकी सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करते हैं। मतलब इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा अवगत कराया जाता है, जिसमें पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को एक मेडल दिया जाता है, जो कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, जिसपे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। और इस पुरस्कार में कोई भी मौद्रिक राशि नहीं दी जाती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े पुरस्कार में मौद्रिक राशि क्यों नहीं दी जाती। तो इसके पीछे हम समझते हैं कि कारण क्या है। देखिए, मौद्रिक राशि नहीं दिए जाने के पीछे एक बहुत ही छोटा सा मगर बहुत ही सम्मानजनक कारण है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को हम लोग एक निश्चित पुरस्कार राशि देते हैं। वो राशि 1 लाख, 2 लाख कोई भी हो सकती है। अब देश के ही भीतर अगर किसी अलग सम्मान के लिए किसी व्यक्ति विशेष को 2 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दे दिए जाते हैं, तो उस समय यह पुरस्कार भारत रत्न से ऊपर माना जाता है। तो लगेगा कि अगर राशि की बात करेंगे तो लगेगा कि भारत रत्न में तो इतना ही मिलता है, जबकि इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में 2 लाख रुपए दिए गए इस कार्य के लिए। तो यहाँ पर इस पद की गरिमा थोड़ी सी कम होती हुई दिखती है। इसलिए क्या किया गया कि इसमें पुरस्कार के रूप में किसी भी मौद्रिक राशि का प्रावधान भारत सरकार ने रखा ही नहीं, जिससे क्या होता है कि सम्मान की एक अपनी जो गरिमा है अपने आप में बनी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो जारी व्यक्तियों की रैंक होती है, उसमें देश में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का
वरीयता क्रम होता क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को 7 क पे रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले लगभग 6 लोगों को रखा जाता है, यानी 7वें नंबर पर अगर हम देखें तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को रखा जाता है। और अगर हम वरीयता क्रम के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को, द्वितीय स्थान पर रखा जाता है उपराष्ट्रपति जी को, और तृतीय स्थान पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब वरीयता क्रम में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को 7वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहली बार खेल के क्षेत्र में भारत रत्न, इसका मतलब कि जब इसको जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, तो 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में भारत रत्न देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। और इसी कड़ी में पहली बार भारत के सबसे महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को यह दिया गया। मतलब कि यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं जिनको यह रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ऐसा ही नहीं, यह खेल के क्षेत्र में साथ ही साथ भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित पहली गायिका श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी थी, जिनको वर्ष 1998 में यह अवार्ड दिया गया था। अब देखेंगे कि भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत रत्न सिर्फ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो केवल भारतीय लोगों को ही दिया जाएगा। ठीक है, आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा, आपने नाम सुना होगा, और उनके अलावा 2 गैर भारतीयों जैसे कि पाकिस्तान के फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको 1987 में पहली बार दिया गया था भारत रत्न, और उनके अलावा 1990 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी ये दिया गया था। दोस्तों, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत रत्न पक्षपात नहीं करता। दोस्तों, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में किसी भी उत्कृष्टता के लिए भेदभाव का प्रावधान नहीं है। अगर आप बात करें तो इस सम्मान में किसी भी जाति विशेष, लिंग विशेष और व्यवसाय और पद को मान्यता नहीं दी जाती। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी उत्कृष्टता सर्वोपरि है तो उसको सम्मानित किया जाना है। और साथ ही साथ यह पुरस्कार मरणोपरांत देने का प्रावधान भी था। अब इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन इसकी शुरुआत 1955 में कर दी गई। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट योगदान किया है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है, तो इसके लिए भी उनको सम्मानित करके उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। और वर्ष 1966 में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को यह रत्न मरणोपरांत दिया गया था। अब बात करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है इंदिरा गांधी, उसके बाद मदर टेरेसा, MS सुब्बालक्ष्मी, अरुणा आसिफ अली और लता मंगेशकर जी को। कुल 5 लोगों को यानी 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इनके क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अब बात करते हैं कि भारत के कुल कितने राष्ट्रपति को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो इनमें कुल 6 लोगों को इस पद के लिए चुना गया था, जिनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, VV गिरी, APJ अब्दुल कलाम और सबसे अंत में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। यानी 2019 में सम्मानित होने वाले सबसे आखिरी भारत रत्न प्राप्तकर्ता यही हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो इनकी संख्या लगभग 9 है। मतलब भारत में कुल 9 प्रधानमंत्रियों को यह रत्न दिया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव जी। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग जानेंगे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को जब भारत रत्न देने की बात की गई थी तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया था। मतलब ऐसा क्यों, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनको खुद इस चयन समिति का सदस्य बनाया गया था। ठीक है,
तो उन्हें ये सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में 1992 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनको यह सम्मान दिया गया था। ठीक इसी प्रकार 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को भी इस सम्मान के लिए चुना गया था मरणोपरांत। चूंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और आपको पता होगा कि उनकी मृत्यु का कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं था, इसलिए उनके परिवार वालों को यह सम्मान दिया जाना था, लेकिन उन्होंने भी इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन महान 5 हस्तियों को इस बार यानी कि वर्ष 2024 में इस पुरस्कार को देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। इनमें सबसे पहला नाम आता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनको यह मेडल मरणोपरांत दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि अभी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत यह दिया जा रहा है। और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी यह मेडल मरणोपरांत ही दिया जा रहा है। और एक और नाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी। तो इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया जाना है। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि इस बार जो सम्मान दिया जा रहा है उसकी संख्या टोटल 5 है। इससे पहले लगभग 4 लोगों को वर्ष 1999 में यह सम्मान एक साथ दिया गया था। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को। ठीक है, आपको पता है कि ये बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका कार्यकाल देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और दशकों तक यह विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। देखिए, इनके अंदर खास बात थी कि ये किसी बात को ठान लेते थे तो करते ज़रूर थे। ठीक है, बिहार में आप जानते हैं कि इनका एक और योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, पहले क्या होता था कि अंग्रेजी की पढ़ाई 6ठी या 8वीं क्लास से शुरू होने के कारण मैट्रिक का परिणाम खराब हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि आप जानते ही हैं कि बिहार में लोगों को अंग्रेजी से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रहा, तो वह लड़कियों के विवाह में अड़चन बन जाता था। तो इस कारण उन्होंने देखा कि यह तो एक समस्या हो चुकी है, तो फिर उन्होंने क्या किया, तो 1967 में वे पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और तब उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, जो कि अभी तक लागू है। और अगर आरक्षण की बात करें तो मुंगेरी लाल आयोग के आधार पर बिहार में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी 1970 में ही इन्होंने। इस कारण इन्हें जननायक भी कहा जाता है, क्योंकि जनता से काफ़ी मामलों में ये जुड़े हुए थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महानिरीक्षक को चरितार्थ करने के कारण ही लोग इन्हें जननायक भी कहते थे। तो ये था इनका योगदान कि इन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया और उनकी उत्कृष्टता इसी विषय पे थी। तो भारत सरकार ने पहले इनको नामित किया है इस पुरस्कार के लिए। दूसरा नाम आता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था और कह सकते हैं कि सर्वोपरि योगदान था। ये कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनके द्वारा राम मंदिर को भारतीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाया गया। तीसरा नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी का, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को और इनका निधन 29 मई 1987 को हुआ था। ये एक गांधीवादी नेता थे और इनको लोग किसानों के मसीहा भी कहते थे। ठीक है, ये किसानों के मसीहा के रूप में ज़्यादा फेमस थे। यह हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल यहाँ से यहाँ तक था और इससे पहले ये देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। ठीक है, तथा 2 बार यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इनके पहल पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था और इसके अलावा आपातकाल का डटकर विरोध करने के लिए भी इनको जाना जाता है। भारत में कृषक समुदायों के प्रिय मुद्दों के साथ उनके जुड़ाव के कारण नई दिल्ली में उनके स्मारक का नाम किसान घाट रखा गया है, क्योंकि इनको कृषि से ज़्यादा लगाव था तो कृषक से भी लगाव था। और 23 दिसंबर को उनके जन्मदिन को भारत में किसान दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। बात करते हैं चौथे व्यक्ति के बारे में, तो पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था और मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। ये हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दक्षिण भारत से आने वाले पहले
यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर इनका स्थान 9वां था और ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा था। ये देश के विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे भी रह चुके हैं। देखिए दोस्तों, इनके कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ था। जब ये अपने कार्यकाल में थे तो उस अवधि में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी चिंताजनक स्तर से कम हो गया था। इतना हो गया था कि देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। इस समय इन्होंने क्या किया कि अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का फार्मूला अपनाया और हमारे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। इनका योगदान भी उत्कृष्ट था, इसलिए चौथे व्यक्ति के रूप में इनको भी नामित किया गया। और इस पुरस्कार के लिए सम्मानित होने वाले 5वें व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन जी, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। देखिए, इनके बारे में जानते हैं कि ये एक आनुवंशिक वैज्ञानिक थे, मतलब इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत वर्क किया था और इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आप देख सकते हैं कि 1943 में बंगाल में भीषण अकाल के बाद कृषि को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में इनका प्रयास काफ़ी सार्थक था। और इन्होंने किया क्या था कि 1966 में मैक्सिको से कुछ बीजों को लाकर और पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं का संकर बीज विकसित किया था इन्होंने। इसके कारण क्या हुआ कि भारत में गेहूं के उत्पादन में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और उसी वक्त चावल का उत्पादन बढ़ाने में भी इनकी मुख्य भूमिका थी। यानी देश उस समय अनाज पर निर्भर था और उस समय हमारी खेती बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रही थी, तो इनका नेतृत्व काफ़ी दूरदर्शी था। तो इन्होंने क्या किया कि भारत की कृषि की दशा को एक नया आयाम दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि भारत में देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित हो गई। आपने शुरू में ही देखा था कि क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन उसकी उत्कृष्टता जो होती है, उन पे किया गया जो कार्य होता है, उसका एक बहुत ही अप लेवल होता है जिनके लिए इनको दिया जाता है। तो यह भी बहुत ही सराहनीय रहा। तो MS स्वामीनाथन जी के द्वारा प्राप्त किया गया सम्मान और पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। देखिए, उन्हें 1967 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1971 में इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1972 में इन्होंने पद्म भूषण लिया और 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने अर्जित किया था। 1989 की बात करें तो उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया और आखिर में 2024 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने की है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा होगा कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।